स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरी न्यू स्टोरी है और नेटवर्क इश्यूज के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा है, टू सॉरी एवरीवन। और आप लोग बता भी नहीं कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है, तो मुझे पता कैसे चलेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों स्टोरी कैसी लग रही है। दो लोग जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, एक अगर समंदर जैसा खूबसूरत और शांत है तो वहीं दूसरा धधकती ज्वाला, आग और पानी भी कभी मिले हैं क्या। आहान एक मिडिल क्लास लड़का जिसका इकलौता सपना अपनी फैमिली को खुश देखना है, और अलीशा जो कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है जिसे ना सुनने की आदत नहीं है। क्या होगा जब आहान उसे ना बोलेगा? क्या दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होगी या फिर कुछ ऐसा जिससे आहान की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रात के लगभग 11:40 बजे एक लड़का जो बहुत पसीने से भीग चुका था और सड़क पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई कल है ही नहीं, वह अपने तीखे और आकर्षक नैन नक्शों से सीधे स्वर्ग से गिरे चांद के टुकड़े जैसा लग रहा था। उसकी सफेद चमकती त्वचा और भी अधिक चमक रही थी पसीने और मन स्ट्रीट लाइट के कारण। उसके हल्के भूरे बाल बिखरे हुए थे और लगातार उसके माथे को चूम रहे थे। उसकी गहरी समुद्री नीली आंखें जिनमें मासूमियत का सागर था चमक रही थी, लेकिन शांति उससे कोसों दूर थी। उसने गहरी सांसें लेते हुए अपने खूबसूरत गुलाबी होठों को एक साथ दबाया और अपनी तनावग्रस्त लेकिन बेहद ही खूबसूरत आवाज में कहा, आज तो मैं गया घर पर इतनी देर से आने के लिए। पापा आज मुझे मार डालेंगे और उन्हें ये भी पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था। उसने कुछ काम के लिए जाने की बात कही और इसके बजाय दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। हे महादेव, कृपया मुझे एक बार बचा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। ये कहते हुए वह फिर से भागने लगा। और ये था हमारा प्यारा सा आहान, हमारा मासूम सा लड़का। और वहां दूसरी ओर आहान के घर पर आहान के पिता नमन गुस्से में तमतमा रहे थे। नमन ने गुस्से में कहा, एक बार उसे घर आने दो, फिर मैं देखूंगा कि उसे क्या जरूरी काम था। पापा, ठीक है ना, आहान अभी बच्चा है, उसे थोड़े मजे करने दीजिए, फिर तो उसे जिम्मेदारी संभालनी ही होगी ना। आर्यन ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा। नमन ने आर्यन की ओर घूर कर देखा, जिससे वह डर के मारे एकदम से चुप हो गया और अपना मुंह पूरी तरह से बंद कर लिया। दरवाजा चटकने की आवाज आए और सभी दरवाजे की ओर देखने लगे और दरवाजे पर भयभीत खड़े आहान को पाया। आहान ने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना नमन को समझाना शुरू कर दिया, लेकिन नमन पर कोई असर नहीं हुआ। वह उस पर बरसने ही वाला था कि तभी एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, सभी लोग अपने कमरे में जाएं, बहुत देर हो चुकी है और यह चर्चा यही समाप्त होती है। ये थी गीता शर्मा, आहान की दादी। गीता जी घर की सबसे बड़ी थी और हर कोई उनकी इज्जत करता था। हर कोई चला गया क्योंकि कोई भी उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, जिससे आहान को आराम महसूस हुआ। उसने अपनी दादी को गले लगाया और बड़े ही प्यार से कहा, थैंक यू दादी डार्लिंग, एक बार फिर से अपने इस हैंडसम से पोते को अपने खून पीने को रेडी ड्रैकुला बेटे से बचाने के लिए। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देखकर दादी भी जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसके सिर पर हल्की सी चमाट लगाते हुए कहा, इस बार मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन फिर से नहीं, अच्छा व्यवहार करो। आहान ने अपनी दादी के माथे किस किया और ठीक है बोलकर वह से चला गया। आहान के पिता प्रोफेसर थे और बहुत सख्त थे। उनकी नैतिकता और आदर्श ही उनके लिए सब कुछ थे, और वही संस्कार, आदर्श और नैतिकता उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी विरासत में दिए थे। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे जिनका पालन घर में हर कोई करता था, और अगर नियमों का पालन सही तरह से ना हो तो को भी हो, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। नमन जी सच में खून पीने वाले ड्रैकुला ही बन जाते थे। आहान की जिंदगी बेहद खूबसूरत थी। उसकी प्यारी सी दादी डार्लिंग, उसके बाहर से सख्त पर अंदर से स्वीट कोकोनट टाइप पापा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मम्मा, उसे सबकी डांट से बचाने वाला प्यारा बड़ा भाई, बहन जैसी प्यारी भाभी और हमेशा झगड़ने वाले पर प्यार करने वाली बहन। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो लोग भले ही बहुत अमीर ना हो पर सक्षम थे, और सबसे बड़ी बात उनकी जीवन में प्यार था। सभी चीजों के बारे में सोचते हुए आहान ने अपने प्यारे से चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर ली, जिससे उसके डिम्पल्स साफ तौर पर नजर आ रहे थे, जो कि उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उसने अपनी चद्दर को उठाया और लेटकर शांतिपूर्ण और मासूम चेहरे के साथ नींद के आगोश में अपने सपनों की दुनिया में चला गया। वहीं कहीं दूर दूसरी ओर एक लड़की सोफे पर बैठी अपना पूरा ध्यान अपने हाथ में लिए आईफोन पर लगा रही थी। उसके सुंदर लंबे बाल थे, सुंदर पलकें थी जो लगातार झपक रही थी। उसकी लंबी और सुंदर नेल पेंट वाली उंगलियां कुशलता से स्क्रीन पर चल रही थी। घ में पार्टी का माहौल था, बहुत तेज गाना बजने की आवाज आ रही थी और रंग बिरंगी मध्यम रोशनी जल रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया, बड़ी ही सिडक्टिव आवाज में बोला, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अकेले बोर हो रही होगी ना, कहो तो मैं तुम्हारी बोरियत दूर कर दूं। और ये कहते हुए धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। उस लड़की ने सरसरी तौर पर अपनी निगाहें उस लड़के पर डाली और फिर उसे धक्का मरते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद एक वेटर जूस का गिलास लेकर आया और उस लड़की की ओर बढ़ाया, और उस लड़की ने बिना देखे ही उस गिलास को पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह उसके ऊपर गिर गया। लड़की चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्से के साथ अपनी सीट से उठी और बिना कुछ सोचे समझे कांपती हुए उस वेटर के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वेटर के शरीर में सनसनी दौड़ गई, वह अभी भी सिन्न खड़ा था जब उसने उसे पकड़कर उसे फिर से थप्पड़ मारा। जो यह अलीशा थी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जो किसी के लिए कोई सम्मान नहीं रखती है। कोई भी उसके पहाड़ के आकार के अहंकार को चोट नहीं पहुंचा सकता है। शो सुनकर पार्टी में सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर केंद्रित हो चुका था।
सब उसी ओर देख रहे थे ये जानने के लिए कि क्या हुआ है। जय ने पूछा, क्या हुआ बेबी सिस्टर? अलीशा अपने भाई की ओर मुड़ी और गुस्से से बोली, देखो ना भाई, इस 2 टके के वेटर ने मेरी महंगी और फेवरेट ड्रेस बर्बाद कर दी। ये एक साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सकता। जय ने उस वेटर की ओर देखा जिससे वह काम उठा। प्रिया जो कि अलीशा की भाभी थी, उसने सहानुभूतिपूर्वक उस वेटर की ओर देखा और कहा, यह इतनी बड़ी बात नहीं है अलीशा, तुम्हें इस गलती के लिए उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वह तुमसे बड़ा है। अलीशा ने उसकी ओर देखा और फिर जय की ओर, जिसने बदले में प्रिया की ओर देखा, और प्रिया एकदम से खामोश हो गई। जय ने गुस्से में कहा, इसका क्या मतलब है कि मेरी बहन गलत है? अब तुम उसे सिखाओगे कि क्या सही है या गलत? तुम चुप रहो, वह दहाड़ा जिससे प्रिया थोड़ी कांप उठी। प्रदीप मल्होत्रा, जो वहां खड़े थे और उनकी बेकार की बातें सुन रहे थे, अधिकारपूर्ण स्वर में बोले, रुको, और फिर वेटर की ओर मुड़े जो पहले से ही कांप रहा था। उन्होंने उसे कुछ सेकंड तक घूरकर देखा और फिर बिना बकवास वाले स्वर में कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वेटर ने उसे नौकरी से न निकालने की विनती की, लेकिन उसकी विनती व्यर्थ गई। प्रिया उसके लिए दुखी थी, लेकिन अलीशा के होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पिता और भाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अलीशा को जन्म देने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। प्रदीप ने कभी दूसरी महिला से शादी नहीं की और अलीशा को अपनी बहन के साथ अकेले पाला। वह सबसे छोटी थी और उसे सबसे अधिक लाड प्यार दिया जाता था, जिससे उसे कभी भी मातृहीन होने का एहसास नहीं होता था। यहाँ तक कि जय भी उसके लिए बहुत सुरक्षात्मक था, वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी छोटी बहन उसकी पहली प्राथमिकता थी। जय अलीशा से लगभग 8 साल बड़े थे और उनके दूसरे पिता थे। पार्टी खत्म हुई। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, प्रदीप ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। प्रदीप एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन और काफी कामयाब बिजनेसमैन थे। वो देश के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थे। सब उनकी जितनी इज्जत करते थे, उससे ज्यादा उनसे डरते थे। सबको पता था कि प्रदीप सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए लोग उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अभी अभी वहां जो कुछ भी हुआ उसकी बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अलीशा ने अपना बैग उठाया और कहा, मैं अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ, रात में वहीं रुकूंगी। डैड मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, सुबह मैं उसके साथ शॉपिंग पर भी जाऊंगी। प्रदीप ने कोमल भाव से उसकी ओर देखा और धीरे से कार्ड पकड़ते हुए कहा, ये लो माय प्रिंसेस, और जितना चाहो खरीद लो बेबी। इसके साथ ही उसने उसके माथे को चूमा और उसे बाहर कार तक ले गए। उसके जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। दो लोग और बेहद ही अलग जिंदगियां, अलग मिजाज। क्या इन दोनों की जिंदगियां आपस में टकराएंगी? एक पानी है और एक आग, क्या दोनों के रास्ते कभी आपस में मिलेंगे? क्या होगा जब आग पानी से टकराएगी? क्या यहाँ भी पानी में आग लग जाएगी? आहान एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह मुंह खोलकर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की से उस पर पड़ रही सूरज की किरणें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। आर्यन ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगाने की कोशिश की। आहान ने नींद में हिलते हुए नींद भरे स्वर में कहा, मुझे कुछ देर और सोने दो ना। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से कहा, उठो बच्चा, बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो पापा डांटेंगे तुमको बच्चे, चलो उठो। ये सुनकर आहान ने झटके से अपनी आंखें खोली और आर्यन की ओर देखा, जो बदले में उसे देखकर मुस्कुराया। आहान ने भाई को प्यारी सी मुस्कान दी, उसे गले लगाया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। आहान तरोताजा हुआ और फिर नाश्ते में अपने परिवार के साथ शामिल हुआ। सभी हंसते हुए बेटे करते हुए नाश्ता कर रहे थे। सभी ने नाश्ता खत्म किया और फिर सभी ने आहान को शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज आहान का एमबीए के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। उसके पिता ने कहा, मुझे आशा है कि तुम भी मुझे अपने भाई की तरह गौरवान्वित महसूस कराओगे। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। आहान ने आश्वस्त मुस्कान के साथ अपने पिता की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, मैं करूंगा पापा, मैं जरूर करूंगा। आहान अपनी इंजीनियरिंग के बाद एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए कर रहा था और आज उसके परीक्षा के परिणाम का दिन था, और एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते वह इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था कि उसका परिणाम भी अच्छा होगा। आखिरकार वह हमेशा टॉपर जो रहा था। आहान ने लगभग अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर पूरी की थी, जिसकी वजह से उसके घर वालों पर न कभी उसकी पढ़ाई के खर्च का बोझ पड़ा और न ही कभी उन्हें उसकी पढ़ाई की चिंता हुए। वो हमेशा से ही एक मेधावी छात्र था। आहान अपने कॉलेज के लिए निकल गया। आहान रास्ते पे जा रहा था कि तभी एक रेड कलर की फरारी बहुत ही तेज स्पीड में बिल्कुल उसके बगल से निकली। आहान उस गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। वो एकदम सख्ते में था कि अभी अभी उसके साथ आखिर हुए क्या था। आहान ने कॉलेज तक का बाकी रास्ता उस कार ड्राइवर को गालियां देते हुए गुजरा और फाइनली कॉलेज पहुंच गया। वह अपने कॉलेज में था और मुख्य हॉल की ओर जा रहा था। तभी अचानक किसी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा, जिससे उसकी चीख निकल गई और वह पीछे मुड़ा और अपने सबसे अच्छे दोस्त को पागलों की तरह हंसते हुए देखा। वह अपनी बत्तीसी निकालकर बस हंसे ही जा रहा था। आहान गुर्राया, दक्ष बदतमीज कहीं कि तुम रुको, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। इसके साथ ही वे दोनों गैलरी में भागने लगे। दक्ष ने कहा, आज के दिन की हेडलाइन है मिस्टर आहान शर्मा अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कल की हेडलाइन है मी नमन शर्मा ने अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर अपने ही बेटे को मार डाला। इसके साथ ही वह एक बार फिर हंस पड़ा। आहान ने उनकी तरफ देखा और भी हंसने लगे। यार मैं तो रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान हूँ, मैं पास हो जाऊंगा है ना? दक्ष ने अनिश्चितता के साथ पूछा। हाँ तुम पास हो जाओगे, चिंता मत करो, आहान ने उसे आश्वासन दिया। तुम तो टॉपर हो यार, तुम थोड़ी ही ना परेशान होगे। अच्छा, मैंने सुना है कि चीफ गेस्ट जो प्राइज और डिग्री स्टूडेंट्स को देंगे वो कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनका नाम क्या था?
हाँ प्रदीप मल्होत्रा, हम हाँ, वह आ जा रहे हैं, दक्ष ने खुशी से उछलते हुए कहा। यार पता है वो कितने अमीर और कितने पावरफुल हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ बिजनेस में भी उनका बड़ा नाम है। सुना अब बिजनेस उनका बेटा संभालता है और वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ध्यान देते हैं। दक्ष ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। आहान इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया और उस हॉल की ओर बढ़ गया जहां समारोह होना था और वहां जाकर सबसे पिछली सीट पर बैठा गया क्योंकि उसे अनावश्यक ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं था, लेकिन वह किसी तरह हमेशा इसे पाने में कामयाब रहता था। दक्ष भी उसके साथ बैठा था, तभी अचानक हुई हलचल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहां बहुत सारे मीडियाकर्मी थे और उनके बीच खतरनाक आभा वाला एक इंसान जिसके व्यक्तित्व बहुत ही डोमिनेटिंग था, हॉल में प्रवेश कर रहा था। सभी पर्यवेक्षण वाले लोग और डीन उनका स्वागत कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रदीप मल्होत्रा थे, जाने माने पॉलिटिशियन। आहान ने उन्हें 1 या 2 बार टेलीविजन पर देखा था क्योंकि वह राजनीति का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था, लेकिन उसे आमने सामने देखकर वह भयभीत हो गया था। उसने तुरंत उनकी तरफ से अपनी नजरें हटा ली ताकि वो असहज महसूस न करे। समारोह शुरू हुआ, प्रदीप उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री बांट रहे थे। आहान के नाम की घोषणा हुई और वह गणनात्मक और धीमे कदमों से मंच की ओर चला गया। मेजबान ने उन्हें बैच का गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर घोषित किया। आहान अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर खुश भी था और घबराया हुआ भी। वह अपना मेडल और डिग्री लेने के लिए प्रदीप के पास धीमे धीमे कदमों से गया। प्रदीप ने उसकी ओर देखा और डिग्री और मेडल आगे बढ़ा दिया। उनकी दोनों की ओर देखकर फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक की, दोनों कैमरा की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। प्रदीप ने आहान को बधाई दी। आहान ने उसे घबराई हुई मुस्कान दी और धन्यवाद बोला और इसके साथ ही वह अपनी सीट की ओर चला गया। समारोह अब तक खत्म हो चुका था। आहान के सभी दोस्तों ने उसे दोबारा टॉप करने पर बधाई दी और कुछ दोस्त लगातार पार्टी के लिए कह रहे थे क्योंकि वह सभी लोग आखिरी बार मिल रहे थे। आहान बार बार माना कर रहा था लेकिन अंत में उसने हार मान ली। ठीक है, मैं पापा से पूछेगा, रुको, आहान ने कहा और नमन को फोन किया। पापा क्या मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकता हूँ? प्लीज, ये कॉलेज का आखिरी दिन है। नमन कुछ देर चुप रहे और फिर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन रात 8 बजे से पहले आना। ओके ओके, आई लव यू पापा, आहान ने एक बच्चे की तरह अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। नमन मुस्कुराया और कॉल काट दिया। मिलने के बाद आहान के सभी दोस्त जिद करते हैं कि वे सभी आनंद लेने के लिए द हेवन क्लब चले। हालांकि आहान क्लब में जाने के लिए अनिच्छुक था लेकिन अंत में उसने हार मान ली और वे सभी क्लब के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर अलीशा अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। उसकी एक दोस्त शीतल ने कहा, यार कितना मजा आया था आज शॉपिंग करने में। उसकी दूसरी दोस्त निशा कहती है, हाँ मजा तो बहुत आया लेकिन आज तो अलीशा ने गाड़ी ठोक ही दी थी। मुझे तो लगा कि उस लड़के का एक्सीडेंट ना हो जाए। इस पर अलीशा ने झल्लाते हुए कहा, मैं गाड़ी सही से चला रही थी, वो लड़का ही पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन फिर भी मैंने एक्सीडेंट नहीं होने दिया। इस पर शीतल उसे शांत करते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वो लड़का ही सही से नहीं चल रहा था, तुम्हारी नई कार खराब हो जाती तो। चलो ये सब छोड़ो, हम लोग क्लब चलते हैं मजे करने के लिए। इस पर अलीशा ने चेहरे पर एक मुस्कान लेट हुए कहा, हाँ कह तो तुम सही रही हो, चलो चलते हैं क्लब। गेट इन द कार गर्ल्स, और अपनी कार की ओर चल दी। उसके पीछे बाकी सब भी गाड़ी में बैठ गए और क्लब की ओर चल दिए। दोनों की मंजिल तो एक है पर क्या इन दोनों के रास्ते मिल पाएंगे? आहान अपने दोस्तों के साथ द हेवन क्लब में पहुंचा। वहां बहुत तेज आवाज में गाना बज रहा था, इतना तेज कि एक सामान्य व्यक्ति के कान के पर्दे फाड़ दे। लोग शराब में डूबे हुए थे और किसी की भी बाहों में बेतरतीब ढंग से नाच रहे थे। आहान को असहज महसूस हुआ क्योंकि पहले वह कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं गया था क्योंकि उसके पिता एक सख्त मिजाज के व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी इस तरह की चीजों की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा आहान को भी अपना एकांत पसंद था। वह एक एकांकी लड़का था और हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। वहीं अलीशा भी अपने दोस्तों के साथ द हेवन क्लब में आनंद लेने आया थी। वो लोग हमेशा की तरह पूरा आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक करीब 19-20 साल की एक लड़की गलती से अलीशा से टकराई और अपना पैर उसके पैर पर रख दिया। जैसे ही उस लड़की ने अलीशा का चेहरा देखा वह बहुत डर गई और उसके हाव भाव एकदम से बदल गए। हालांकि अलीशा उसके डर का आनंद ले रही थी। उसे गुस्सा तो आ रहा था पर मजा भी आ रहा था, तो उसने थोड़ा मजा करने का फैसला किया। अरे बेवकूफ लड़की, तुम अंधी हो या क्या? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। वह लड़की थोड़ा कांप गई और लगातार माफी मांगने लगी। अलीशा का लोगों पर हमेशा से यही प्रभाव रहा था और जाहिर तौर पर उसे वह पसंद भी था। उधर आहान अपने विचारों में खोया हुआ था जब दक्ष ने उसे मॉकटेल से भरा गिलास लेकर उसे पीछे से बुलाया, यार इसे ले लो और आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग मजे लो। आहान ने विनम्रता से इनकार कर दिया। चलो दोस्त, हम यहाँ आनंद लेने आए हैं, चिंता मत करो, यह नॉन अल्कोहल है, इसे ले लो। दक्ष ने उसे समझाने की कोशिश की। अब और बहस करने में खुद को असमर्थ पाते हुए आहान ने उसके हाथ से मॉकटेल लिया और उसे एक ही बार में निगल लिया। पार्टी अपने चरम पर चल रही थी। आहान सबसे दूर एक कोने में बैठा कि तभी उसने देखा कि लड़कियों का एक समूह एक कम उम्र की लड़की को परेशान कर रहा है। उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा लेकिन ये सोचकर अपना निर्णय बदल लिया कि यह उनका निजी मामला हो सकता है और अगर वो बीच में गया तो बात बिगड़ सकती है, वे इसे सुलझा लेंगे। आहान की अब तबीयत ठीक नहीं थी और शराब की
तेज गंध भी उसे खुद संभाल पाने में असमर्थ बना रही थी, इसलिए उसने अपनी वॉशरूम में जाने वाली बात सबसे कही और वॉशरूम की ओर चला गया। वहां अलीशा अब भी उस लड़की के साथ थी। अलग अलग स्थितियों में उस लड़की से माफी मंगवाकर उसके साथ कुछ उचित मजा लेने के बाद जब वह संतुष्ट हो गई तो उसने उस लड़की को आखिरकार जाने दिया। अलीशा को अब कुछ पीने का में था, इसलिए वह अपने लिए कुछ पे लेने के लिए बार की ओर चली गई। उधर अहान वॉशरूम में था। शराब की यह गंध, आह, ये बहुत गंदी और तेज है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ आए क्यों हैं इन लोगों की बात मानकर। उफ महादेव, हमें अब चलना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो पापा भी नाराज हो जाएंगे। आहान खुद में ही बड़बड़ाया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगा। उधर अलीशा जब बार क्षेत्र में पहुंची तो वह पर कोई उससे टकरा गया, जिसके कारण उसके हाथ में पड़ी हुई ड्रिंक उसके ऊपर गिर चुकी थी। आह, और कितने बेवकूफों को आज ही का दिन मिला है मुझसे मिलने के लिए। अलीशा ने मन ही मन फ्रस्ट्रेशन के साथ सोचा और अपनी पूरी ड्रेस को देखा। उसकी ड्रेस और जूते उस ड्रिंक के कारण खराब हो गए थे जो उस लड़के ने पकड़ रखा था। जब उसने अलीशा का चेहरा देखा तो वह भयभीत हो गया। जाहिर है उसे होना भी चाहिए, आखिरकार वो अलीशा थी, प्रदीप मल्होत्रा की बेटी। वो लड़का कोई और नहीं, दक्ष था, आहान का दोस्त। अलीशा उसे देखकर चिल्लाए, आ बैकवर्ड इडियट, क्या तुम देख नहीं सकते? तुमने मेरी पूरी ड्रेस और जूते खराब कर दिए। अगर तुम अपना पूरा घर भी बेच दो तो भी तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। दक्ष बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कांपते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अलीशा साफ तौर पर देख सकती थी कि वह कांप रहा था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने दक्ष से अपने जूते उसकी गोद में रखकर साफ करने को कहा। दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए, वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके सभी दोस्त सर झुकाए खड़े थे और वो भी सर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। वह सुन्न था। अलीशा फिर जोर से चिल्लाई, क्या तुम अंधे के साथ साथ बहरे भी हो? आओ इसे जल्दी से साफ करो मूर्ख। वह सकपका गया और उसकी निगाहें नीचे हो गई और हाथ एक साथ जुड़ गए और वह माफी मांगता रहा। अपना मुंह धोने के बाद हान क्लब के मुख्य क्षेत्र में आया जहां उसके दोस्त थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। अपनी हैरत को बयां करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। एक बहुत महंगी और खूबसूरत लाल रंग की बॉडी हगिंग ड्रेस और हाई हील्स पहने एक लड़की बार के किनारे चेहरे पर गुस्से के भाव लिए खड़ी थी। वह खूबसूरत तो थी, लेकिन अपने चेहरे के गुस्से वाले भावों के कारण डरावनी भी लग रही थी। वह अहान के बेस्ट फ्रेंड दक्ष को देख रही थी और उस पर चिल्ला रही थी। अहान वहां से सही से कुछ सुन नहीं सका कि वह स्पष्ट रूप से क्या कह रही थी, लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था और दक्ष भी सिर झुकाए और हाथ जोड़कर उसकी बात सुन रहा था। शायद उसे माफी मांग रहा था, लेकिन किस लिए? अहान बस यही सोच रहा था। और तभी मानो अहान को अचानक से कुछ याद आया हो। उसे यह एहसास हुआ कि वह वही लड़की थी जो स्टेज के किनारे उस बेचारी सी लड़की को धमका रही थी। अहान तेज कदमों से दक्ष की ओर बढ़ा। उसने खड़े होकर उस लड़की की ओर एक झलक देखा और फिर दक्ष से पूछा, क्या हुआ? उसने डरते हुए अहान की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ के पाता उससे पहले ही अलीशा ने बिना अहान की तरफ देखे ही अपनी नजरें दक्ष पर टिकाए अहान को एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, तुम्हारे इस गुड फॉर नथिंग दोस्त ने मेरी इस महंगी ड्रेस और हील्स को अपने हाथों में पकड़े वो यूजलेस ड्रिंक डालकर खराब कर दिया और अब मैं सिर्फ उसे अपनी हील्स को साफ करने के लिए कह रही हूँ। उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी और अब तक अहान गुस्से से आग बबूला हो चुका था। आखिर वह कैसे किसी को सार्वजनिक रूप से अपने जूते साफ करने के लिए कह सकती है? यह अपमानजनक है। अहान अलीशा की ओर मुड़ा और उसका सामना किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, माफ करें मिस, पर आप किसी को इस तरह सबके सामने अपमानित नहीं कर सकती हैं। यह एक दुर्घटना हो सकती है और वह माफी मांग रहा है। हमें नहीं पता कि आप इस मामले को क्यों बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वह आपके जूते साफ नहीं करेगा और बस ये फाइनल है। जब अहान ने अपनी बात पूरी की तब अलीशा उसकी तरफ मुड़ी। वह अहान को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह इतना सुंदर था मानो कोई देवदूत स्वर्ग से सीधी धरती पर उतर आया हो। अलीशा उसकी सुंदरता, उसकी गहरी समुद्री नीली आंखों, उसकी गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज में खो गई थी। ये सब किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी। अलीशा अहान को निहार ही रही थी कि अचानक से उसे ये एहसास हुआ कि अहान ने कहा क्या था और उसने खुद को संभालते हुए अपने भावों को बदला और बेहद ही गुस्से के साथ उसी अहंकारी स्वर में उत्तर दिया, और तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अहान ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा और उसी स्वर में उत्तर दिया, न तो हम जानते हैं कि आप कौन हैं और न ही हमें ये जानने में कोई दिलचस्पी है, और जहाँ तक आपको ये बताने की बात है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो हम ये जानते हैं कि यह हमारी जगह नहीं है और ना ही हमारा काम। आपको ये बताना आपके माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन अगर उन्होंने आपको नहीं सिखाया तो किसी को सिखाना होगा, इसलिए हमने सोचा कि इस शुभ कार्य की शुरुआत हम ही कर देते हैं। अलीशा उस लड़के के दुस्साहस से बहुत स्तब्ध थी, लेकिन साथ ही वो उसकी सुंदरता और उसके आत्मविश्वास से मंत्रमुग्ध हो गई थी। अलीशा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे बंद कर लिया। उसके हाव भाव से कोई भी यह साफ साफ कह सकता था कि वह नाराज थी और उसके रवैये से मैं भी बेहद गुस्सा झलक रहा था। उन दोनों के बीच इस बढ़ती लड़ाई को देखकर और मामले की नजाकत को समझकर दक्ष फिर माफी मांगने लगा और अहान को चुप रहने और कुछ न कहने को कहा। उसके इस अचानक व्यवहार से अहान और भी चिढ़ गया। दक्ष इस तरह का लड़का नहीं था जो इस तरह किसी से भीख मांगे।
उसने अपने दोस्त को कभी ऐसे नहीं देखा था। दक्ष माफी मांग ही रहा था कि अलीशा ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोका और सोच समझकर अहान और कदम बढ़ाए। उसकी हील्स की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी और सभी का ध्यान उन दोनों पर था। उसने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने चेहरे पे जहरीली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तो तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुम नहीं चाहते कि वह मेरे जूते साफ करे तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें साफ कर सकते हो। तुम जानते भी हो कि ये इतने महंगे हैं कि अगर तुम खुद को बेच भी दोगे तो भी तुम इन सब की कीमत कभी भी नहीं चुका पाओगे। वैसे चेहरा तो अच्छा है तुम्हारा, चाहो तो तुम्हारी कीमत मैं तुम्हें दे दूं, बोलो क्या लगाओगे अपनी कीमत। और ये कहकर पागलों जैसे हंसने लगी। अब अहान के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह उसके लिए कीमत कैसे निर्धारित कर सकती थी, जैसे कि वो नीलामी में रखी कोई चीज हो। ये सोच सोचकर उसका खून खौला जा रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाला। उसने अलीशा की तरफ देखा, नहीं नहीं, उसे घूर कर देखा और अपनी आवाज में बेहद नफरत के साथ कहा, मैं भले ही आपकी तरह अमीर नहीं हूँ मैडम, लेकिन मेरे पास अभी भी एक चीज है जो आपके पास नहीं है, वह है सम्मान, और इस जीवन में आप इसे कभी भी दिल से नहीं पा सकेंगी। आहान का जवाब सुनकर अलीशा स्तब्ध रह गई थी और कोई भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो चुकी थी। हर कोई अपनी आंखें फाड़े आहान को ही देख रहा था और उनके चेहरे पर गहरा सदमा और आश्चर्य साफ तौर पर देखा जा सकता था। अलीशा अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हैरान थी, लेकिन आहान को इनमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह अभी भी बेहद जिस्से में था। कोई और बात सुने बिना आहान वहां से पैर पटकते हुए चला गया। आहान को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वह समझदार व्यक्ति नहीं होता उसने अलीशा को मार डाला होता। वो जब घर पहुंचा तब सभी लोग हॉल में बैठे थे। आहान खाना नहीं खाऊंगा कहकर सीधा अपने कमरे में चला गया। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका होने के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ अलीशा भी अपने घर आ चुकी थी। उसकी भी भूख मर चुकी थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई और किसी से भी उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा। अलीशा सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जब भी वह अपनी आंखें बंद करती तो जो दृश्य उसके सामने आता वह समुद्री नीली आंखों का था। आहान की आंखों का, और वो जो सुन पा रही थी वह थी उसकी गहरी मनमोहक आवाज। उसकी नफरत भरी बातें उसके कानों से कोसों दूर थीं और उसका चेहरा उसकी नजरों से दूर ही नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। आहान ने उससे जो कहा उस पर उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा, उल्टा वो उसकी हिम्मत देखकर उससे इम्प्रेस थी। उसके मन में अज्ञात भावनाएं आ रही थी, लेकिन वो अनिश्चित थी कि यह क्या था। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई। क्या होगा इस मुलाकात का असर इन दोनों की जिंदगी पर? क्या होगी एक नई कहानी की शुरुआत? क्या होगी इस कहानी की नींव, नफरत या मोहब्बत? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।